राधे राधे दोस्तों, वेलकम यू ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। हम यहाँ पर अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इससे और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा, डिफरेंट तरीके से इसको कैसे शो करना है या क्या करना है। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल्स मतलब इसमें क्या होता है, एक अचर पद यानी कांस्टेंट और उसके साथ एक चर पद यानी वेरिएबल। जब इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन हम साथ में कर देते हैं तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ये ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम एक अचर पद और एक चर पद को साथ में लिखते हुए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो। अब हम अगर इसको कैटेगराइज करना शुरू करें तो हमने एक टर्म पढ़ी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट मतलब जैसे कि हमारा हो सकता है कोई भी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 या ओनली 2x या ओनली 3x क्यूब प्लस में 2, ऐसे करते हुए हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक टर्म हमने पढ़ी थी, या ये कहा जाए ये हमने 9th क्लास में सीखा था, लेकिन छोटा सा रिवीजन है इसका 9th क्लास का, जो हमें अभी आगे 10th में हेल्प करेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था कि बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद की घात। ये हम अपने वन वेरिएबल पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने कोई भी वेरिएबल यूज़ करा है तो बिल्कुल सेम क्या हुआ है। जैसे इस पूरे अगर एक्सप्रेशन में आप देखो तो मैंने x यूज़ करा है एज अ वेरिएबल, यहाँ पर x यूज़ हुआ है एज अ वेरिएबल। हम यहाँ y भी या फिर z भी कुछ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक बार में कोई एक ही वेरिएबल यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस में 4y, तब ये वन वेरिएबल नहीं रहेगा, तब ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। बट यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स की, और उसमें भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं हिंदी में बात करूँ बहुपद की घात, इसमें ये था कि हमारे जो वेरिएबल है, मतलब बीजीय व्यंजक यानी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें चर की यानी वेरिएबल की उच्चतम घात यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। मैंने लिखा, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसमें एक जो वेरिएबल यूज़ हुआ है x, और इसमें उस अगर डिग्री जाननी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पर देखो x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी डिग्री की बात करूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, तो यहाँ पर बोला जाएगा इसकी डिग्री है 2, यानी हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसकी 2। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो 3 बोला जाता, 4 होती तो 4 बोला जाता। ठीक है, इसमें भी बात कर ले, अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर x है, सॉरी 1 है हाईएस्ट पावर,
ओके, तो ये तो था हमारा डिग्री। अब इन्हीं डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने पॉलिनोमियल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अब इसी डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ या कहूँ कैटेगराइज करूँ इसको, तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, मीनिंग जिसमें डिग्री और पावर, डिग्री हो या पावर, मतलब जिसमें पावर जो है या डिग्री हमारी जो पॉलिनोमियल, अगर 1 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, उनको क्या कहा जाता है? उनका नाम दिया जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अगर जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ होगा, उसमें उसकी जो हाईएस्ट पावर रही होगी वो रही होगी 1, उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक 2x + 5, 3y + 8, 2z, इस तरीके से ये जो हमारे हैं, इसमें जो वेरिएबल्स हैं, आप इनके अगर पावर्स के बारे में देखना चाहो तो सबसे हाईएस्ट पावर हमें इसमें वेरिएबल की 1 दिखाई दे रही है, इसलिए इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो मैं अगर इन डिग्री, जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघाती मतलब 2 घात वाला जो हो उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था ना, 5x² 4x + 3। इसमें देखो, अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 है। तो जिसकी हाईएस्ट, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 यानी 2 डिग्री वाला हो वो, तो उसको बोला जाता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3 डिग्री वाले, उनको क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघाती बहुपद, जहां पर घात जो हाईएस्ट पावर हो वो 3 हो, जैसे कि 6z³ 2z², 6, इस तरीके से, जहां पर हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो 3 हो, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से तो कुछ इसका डिफरेंशिएशन था। अगर मैं इसको डिग्री के अकॉर्डिंग, इसको क्या कहते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ या डिस्ट्रीब्यूट करूँ, एक हमारी यूनिवर्सल ना इनकी स्ट्रक्चर होता है कि हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा यहाँ पर लीनियर की बात करूँ अगर मैं, तो लीनियर हमारी जो इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं, आपको पता है ना कि जब भी हम किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट होता है उसको हम ABC के टर्म में लिखते हैं, और अगर हमारा कोई वेरिएबल हो वो XYZ के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एक ऐसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, हमारा होता है AX प्लस में B, प्लस माइनस जो भी होता है, बट ये इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करी जाए तो वो होता है जहां हमारा A ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, AX² BX + C, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है कि ये सारी जगह ऐसे देखने को मिलता है। क्यूबिक में भी हम ऐसे कर सकते हैं, AX³ BX² CX + D, इस तरीके से हो सकता है ये। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब अगर तो ये तो कुछ इस तरीके से था और इनका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या जीरोस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आने वाली है हमारी जीरोस। इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा, बट अब इसको हम दूसरे तरीके से यहाँ पर करना सीखेंगे कि कैसे हम जीरोस फाइंड आउट करें या कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब होता है। ठीक है, हमारे पास माना एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन अगर मैं ऐसे लूँ लीनियर, अगर मैं लीनियर की बात करूँ, मैंने बोला कि मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो है 2x + 3। ये मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोस का मतलब है कि x की जगह पर मुझे एक ऐसी वैल्यू रख देनी है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, कि मुझे x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रख देनी है कि अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो मेरे पास आंसर 0 आए। ठीक है, तो ज़ीरो होते क्या है, यानी कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, कोई ऐसा कांस्टेंट होगा k का। अब हमें नहीं पता कि क्या है वो, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि इसको सॉल्व करके वो 0 आए। वैसे तो ये 9th क्लास में सॉल्व, बट इसको हम क्या करें कि मैं उस कांस्टेंट को या किसी भी उस ज़ीरोस को k मान लेती हूँ कि x की जगह में अगर k रखूँ, यानी कोई 2k है +3, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो यहाँ पर मेरा 0 आने वाला है। यानी अगर मैंने x की वैल्यू k रखी है, k इसका 0, तो यहाँ 0 आने वाला है, मतलब ये 0 के इक्वल है। ज़ीरोस का मतलब 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम अपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मैं क्या कर सकती हूँ, 2k = ये प्लस इधर जाके ये माइनस में हो जाना है, 0 - 3, और k = ये -3, यहाँ मल्टीप्लाई में -3/2, यानी ये k की वैल्यू ऐसी आई है। मीनिंग ये होगा, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3/2 रखती हूँ तो हमारा इसको सॉल्व करके 0 आने वाला है। इसका मतलब ये है कि -3/2 एक ऐसी वैल्यू है जो इसका 0 बोला जाएगा, कि ये इसके 0 में फाइंड कि इसका ज़ीरोस क्या है। तो इसका 0 है -3/2। शून्य की वैल्यू इसकी कि अगर कोई ऐसा नंबर रखा जाए जब 0 आ जाए तो वो है -3/2। ये इस तरीके से फाइंड आउट होता है, मतलब कोई एक x की जगह ऐसा नंबर रखा गया है। 9th क्लास में हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व, हमने वहाँ पर नंबर्स लेते हुए फाइंड आउट करा था कि अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो हमारा मान क्या आएगा, अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो हमारा मान क्या आएगा। ऐसे करते करते हम एक ऐसा मान भी रख लेते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन करके इक्वेशन की 0 आता है, तो उसको बोला जाता है कि ये इस इक्वेशन का 0 है, या इसका फैक्टर बोला जाए, ये वो है कि इसको k = -3/2। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक या अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें करते हैं, वहाँ पर हम कांस्टेंट का मान ऐसे रखते हुए कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोला जाए इसको नॉर्मली, मीनिंग इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन मेरे पास आती है और मुझे उसका 0 फाइंड आउट करना है, तो मैं हमेशा इसका क्या रहने वाला होता है, हमेशा इसका जो 0 आएगा वो आएगा, मैं अगर x की जगह k यानी कि इसका 0 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर हमेशा -b/a आने वाला होता है, यानी कि अचर पद माइनस में अचर पद अपॉन में वेरिएबल का गुणांक, यानी x का गुणांक, वेरिएबल बोलो या x या y जो भी यहाँ पर लिखा है उसका गुणांक, और ये आएगा अचर पद माइनस में। तो यहाँ पर ये इसके ज़ीरोज़ के वैल्यू ऐसे आती है। ठीक है, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता है कि ये वैल्यू हमेशा लीनियर इक्वेशन में ऐसे आने वाली होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब हम
कि उसके जो ये पॉलिनोमियल है और उसके ज़ीरोज़ हैं उसको हम ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ये क्यों हम इनको ज़ीरोज़ ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमारी एक्सरसाइज 2.1 में है। तो उससे पहले मैं हम एक क्या करते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका, ठीक है। आई होप ना आपको ये समझ में आ गया हो कि हम ज़ीरोज़ क्यों फाइंड आउट और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखेंगे, अब हमारे पास, मैं इसमें से बुक में से ही एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हमारे पास ना एक एग्जाम्पल है। हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 3, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, माना ये जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें x और y दो चीज़ चाहिए होती है कि माना ये y है और ये y = हमारा 2x + 3, इसमें एक ऐसा रिलेशन है कि y जो है हमारा 2x + 3 करके है, ठीक है। अब क्या बात होती है कि लीनियर इक्वेशंस जो हमारी होती हैं वो हमेशा ग्राफिकली उनका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हमेशा जो लाइन आती है वो एकदम सीधी स्ट्रेट बनती है हमारी लीनियर इक्वेशंस में। जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो हम जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट बन के आती है। ये हमारे, अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, ये y एंड ये y डैश, ठीक है। यहाँ प्लस, ये y प्लस में या x माइनस में या y माइनस में, ठीक है। -1 -2 -3 1 2 -3 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ होता है। तो बात क्या है कि जब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर, मैं ना आपको इसे बिल्कुल जो डिक्टो बुक में दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें दिया हुआ क्या है और हम इससे क्या सीखेंगे। बात ये है कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, x की वैल्यूज़ को एक जगह -2 रखा है और एक जगह +2 रखा है इन्होंने, ठीक है। और जब हमने इससे सॉल्व करा, अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ x की जगह पर तो ये आ जाएगा -2 का मतलब -4 और यहाँ पर -1 इसकी वैल्यू आने वाली है, और जब मैं +2 रखूँगी तो यहाँ y की वैल्यू आने वाली है 7, ठीक है। अब मैं इसको, हम अगर इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और क्या कहते हैं y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू -1, यानी कि ऐसे करके इनका रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक पॉइंट तो ये यहाँ बनने वाला है और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी ये वाला जो पॉइंट आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही एक वैल्यू दे रखी है 2, यानी x की वैल्यू 2 यानी यहाँ पर, और y वैल्यू 7 होने वाली है, मतलब कहीं ये मैंने सिर्फ 4 तक रिप्रेजेंट करा है। अगर मैं इसको 5 6 और 7 ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये कहीं यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये 2 के पास यहाँ पे 7 और ऐसे 2, और मैं इसको ऐसे मिला देती हूँ, ये स्केल से खींची जाएगी तो बहुत लाइन सीधी बनेगी। मतलब लीनियर इक्वेशंस में ये होता है कि हमेशा जो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। अब यहाँ हम बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट क्या होता है। देखो हुआ ये है कि ये तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो -2 और -1 है, ये दो पॉइंट्स हैं, और एक ये वाला जो पॉइंट था वो ये था 2 और 7। अब यहाँ अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर इस लाइन ने यहाँ पर एक बार कट किया है, कट का मतलब यहाँ पर कौन से पॉइंट्स बने, यहाँ इस एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है और y जितनी इसकी वैल्यू है ये y की है, और यहाँ पर इस x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है और ये 1.5 के आसपास, यानी अगर इसको बोला जाए -3/2 और 0, यहाँ पर ये वैल्यू इसकी बनने वाली है। पता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट ऐसा निकल के आया है जहाँ पर हम x की वैल्यू ऐसी रखी
कि इसको सॉल्व करके 0 बन जाएगा, यानी y हमारा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू एक ऐसी आई जो हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x की वैल्यू अगर मैंने -3/2 यहाँ पर रखी है तो हमारी y जो है वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चला है कि -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, जीरोज है, मतलब जीरोज में इसका एक 0 जो है वो 2x + 3 का 0 है -3/2, क्योंकि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू अगर मैं -3/2 रखती हूँ तो y आएगा 0। ये लीनियर इक्वेशन में से पता चला, और सारी इक्वेशंस ही ऐसे सॉल्व होती हैं और ग्राफिकली हम इसको ऐसे जान पाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये था, और इसका जीरोज में और ग्राफ से हम कैसे 0 फाइंड आउट कर सकते हैं या इनका मतलब क्या होता है। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो ये हम क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही कर सकते हैं और अपने लीनियर इक्वेशंस में भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं हमारी, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हमारे आते हैं, मैंने अभी बोला कि उनका हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। बट अगर कभी हमारे पास क्वाड्रेटिक या अदर कोई आती है तो उनका ग्राफ ऐसे ऐसे वाला ऐसे कुछ भी बन सकता है, ऐसे करते हुए कुछ भी बन सकता है, कैसे भी उनका मतलब पैराबोलिक शेप में आते हैं। क्वाड्रेटिक या हमारी जो अदर जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, उनका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक, ये लाइन स्ट्रेट में नहीं आते, पैराबोलिक होते हैं। परावलय इनको बोला जाता है कि वलयकृत आकृति में होती हैं। या तो ये आकृति इस तरीके से हो जाएगी, या आकृति इस तरीके से हो जाएगी, या आकृति ऐसे हो जाएगी, मतलब ये नहीं हाँ ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ये इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। लेकिन हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें जो क्या कहते हैं ग्राफिकली जो आएगी वो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक में। अब आती है 0 की बात कि हम ग्राफ में 0, अभी मैंने बोला था ना कि जब हमने अभी ये लीनियर इक्वेशन ली थी ऐसे करते हुए तो इसका सीधा ऐसे बना था, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर एक x की वैल्यू थी और एक यहाँ y की वैल्यू थी, -x था प्लस y था। y 0 बना था जब हमने x की वैल्यू ये पुट करी थी, यानी इसने लीनियर इक्वेशन में लाइन जो है x एक्सिस को एक बार कट करेगी। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में अगर लाइन एक बार कट हो रही है, x एक्सिस, अगर x एक्सिस एक बार कट हो रहा है तो यानी उसका एक 0 है। अगर x एक्सिस 2 टाइम्स कट होगा, इसका मतलब वहां पर उस इक्वेशन के 2 जीरोज हैं। अगर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन है और x एक्सिस 3 टाइम्स कट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो जीरोज की नंबर संख्या है वो 3 है, और जितने टाइम्स कट होगा x एक्सिस उतने टाइम्स उसके जीरोज होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमेशा, लीनियर इक्वेशन में या लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस के नंबर कितने होते हैं, जीरोस की संख्या, जीरोस की संख्या हमेशा कितनी होगी, 1। यानी उसमें बस एक ही x की ऐसी वैल्यू आएगी जो एक ही बार बस x एक्सिस को कट करेगी, यानी एक x की एक ही वैल्यू ऐसी है जिसको अगर हम पुट करें तो वहां पर y 0 बनेगा। एक ही वैल्यू कोई ऐसी बन के आती है। तो इट्स डिपेंड्स ओनली द एक्सपोनेंट से हमें इसका पता चल जाता है। बात यह है कि एक जैसे ये है लीनियर इक्वेशन, तो इसमें जो जीरोज होंगे, जीरोज हो गए, वो नंबर होगा 1। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेकंड वाला है, जैसे इसमें ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, इसमें जीरोस जो होंगे 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2। ये हमें इसकी घात से पता चलता है। वेरिएबल की जितनी घात होंगी ना
उस समीकरण के अधिक से अधिक सिर्फ उतने ही जीरोस बन सकते हैं। यानी इसका एक भी हो सकता है, दो भी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दो होंगे। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस होने वाले हैं? 3। मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बट 4 नहीं होंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन की बात करी जाए तो। मतलब 3 का मतलब कोई भी लाइन है वो 3 बार 1 2 3 इस तरीके से एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। अगर किसी के 3 बनते हैं जीरोज, अगर कहीं पर 2 टाइम्स ऐसे कट हुआ है, अगर 2 टाइम्स एक्स एक्सिस कट हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 2 जीरोज हैं। हो सकता है ये क्यूबिक भी हो क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, बट इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो जब, क्योंकि क्या पता वहाँ पर कोई एक एक्स वेरिएबल 0 रहा हो, इस तरीके से इनको कोफिशिएंट 0 इस वजह से बनते हैं। बट अगर क्यूबिक की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3, क्वाड्रेटिक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 और लीनियर में हमेशा 1 जीरोज ही होते हैं। ठीक है, और ये हम उसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज अब 2.1 पर आते हैं, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगर मैं 2.1 पर आए अगर हम, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको और भी बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आप ना एक्सरसाइज जो 2.1 है उससे पहले जो सारा इंट्रोडक्शन दिया है, जितना मैंने समझाया है, अगर आपको वो समझ में आया होगा तो उसके आगे जो जितनी सारी चीज़ें वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2.1 में, यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस एंड वाई डैश, एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, यहाँ पर ऐसे देकर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बोला गया है यहाँ पर। तो इसमें किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताएं। अब px क्या कहते हैं? px एक हमें वैल्यू px कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम px के रूप में ही लिखते हैं, आपको पता होगा इस बारे में, तो कि हम जो अपने पॉलिनोमियल्स लिखते हैं उन्हें px या जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल्स टू कोई भी px दे रखा था, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक माना था y इज इक्वल्स टू 2x+3, यानी यहाँ पर x वेरिएबल यूज हुआ है ना, इसलिए इसको px माना है कि y इज इक्वल्स टू कोई भी px दिया हुआ है और उसमें ये बताना है कि अब इसमें, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें जो क्या कहते हैं ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं। तो अभी जब मैंने जिस तरीके से एग्जाम्पल से के बताया था, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो लाइन कट हो रही है उसमें y 0 होना चाहिए और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन बना है वो तो कुछ और ही बता रहा है। यहाँ पर जो इसके जीरोस बने हैं, क्या यहाँ पर y 0 होगा? अगर मैं px को सॉल्व करने बैठूँ, x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो हमें y 0 बना दे, बट यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये दे, तो यहाँ पर जो ये y की तो वैल्यू है, यहाँ तो x ही 0 है, y की कुछ ना कुछ अपनी एक वैल्यू है, यहाँ x 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर करूँ तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहाँ शून्यक यानी जीरोस की संख्या कितनी है? एक भी नहीं, यानी 0 है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ एक्स अक्ष, मतलब ये रेखा एक्स अक्ष पर नहीं काटती है, एक्स अक्ष को नहीं काटती है।
क्योंकि ज़ीरोज़ हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो एक्स अक्ष पर हमारे कट हो रहे होंगे, जो लाइन्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक हमें एक चलो नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से है। नेक्स्ट दिया हुआ है कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, यानी इस रिप्रेजेंटेशन में जब वो इक्वेशन बनी होगी, हमने सॉल्यूशंस दिए होंगे काफ़ी सारे, तो वहाँ पर जब हमारी लाइन बन के आई होगी, एक कट ये बना है और एक कट यहाँ पर ये बना है। ठीक है, वाई एक्सिस पर कट होते हैं तब हमारे जीरोज नहीं आते, जब एक्स एक्सिस पर कट बनते हैं तब हमारे जीरोज आते हैं। तो यहाँ पर वन टाइम हमारा एक्स एक्सिस जो है वो कट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है वो क्या है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या है 1। ठीक है, तो इसी तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से, या फिर वैल्यूज रखे, या फिर अगर हमें डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में ज़ीरो रख के हम शून्य ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोज ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा इस तरीके से था और अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको 2.1 समझ में आ गई होगी अच्छे से। बाकी के जो ग्राफ्स बचे हैं आप उनको करने की कोशिश करना। बाय बाय, थैंक यू।